ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था एंड उन सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो भी किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हम सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से मैंने बताया था कि अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हो, तो ये एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट के लिए लिखते हो? सेंटर ऑफ मास के लिए। मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए कुछ भी फाइंड करना हो तो क्या करो, सेंटर ऑफ मास के लिए वो चीज़ फाइंड आउट कर लो। इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम प्रूफ के साथ करेंगे। सो द फर्स्ट थ्योरम इज total mass of a system of particles multiplied by acceleration of its center of mass is equal to the vector sum of all the forces acting on the system of particles. अब बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। टोटल मास होगा m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ACM, m into ACM will be equal to what? The individual forces that are applied on each particle. तो सपोज m1 मास पे F1 फोर्स अप्लाई हो रही है, m2 मास पर F2 अप्लाई हो रही है, इसी तरीके से n मास पर Fn फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये जो सम है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, इनका वेक्टर सम वो किसके इक्वल होता है? m इंटू ACM। m इंटू ACM मतलब m ACM मतलब फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। इज दिस क्लियर? इसको प्रूव करेंगे, बेहद इजी प्रूफ है, देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बोला कि जो m इंटू ACM है वो किसके इक्वल आएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। उसकी जगह क्या मैं लिख सकती हूँ? F नेट। जब मैं सारी फोर्सेस को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? F नेट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली if F1, F2 and Fn are external forces acting on the bodies of mass m1, m2 till mn and ACM is the acceleration of center of mass, then F net will be equal to m into ACM. m is the total mass, ACM is the acceleration of center of mass. तो ये चीज़ आपको लेकर आनी है कि जो टोटल फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो m इंटू ए करते हैं और एक्सेलरेशन किसका लोगे? सेंटर ऑफ मास का। दैट्स इट। ठीक है, टोटल फोर्स निकालनी है तो m इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ओके, सो वी नो दैट आर वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या होता है? आर वेक्टर इज गिवन बाय m1r1 प्लस m2r2 सो ऑन टिल mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका था? पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या ये डिनोमिनेटर वाली चीज को मैं कैपिटल M लिख सकती हूँ? टोटल मास, ये सारे पार्टिकल के मास को ऐड करके क्या मिलेगा? टोटल मास। सो दिस इज m टोटल। ठीक है, अगर मैं इस m को LHS में जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? m इंटू आर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 टिल mnrn। कोई दिक्कत? ठीक है, सो हम लोगों को ये चीज मिल गई दैट mr इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 टिल mnrn। अब क्या कर रहे हैं हम? वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दोनों साइड क्या करो? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब देखो, जब d बाय डी टी ऑफ एम आर करोगे, RHS की बात, LHS की बात कर रही हूँ, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो मास तो कांस्टेंट होता है, मास थोड़ी टाइम का फंक्शन होता है, तो मास बाहर आ जाएगा, मास विल एक्ट इज कांस्टेंट। तो आप डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे? बेसिकली r का करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो इट विल बी m dr by dt। सिमिलरली जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो m1 बाहर आ जाएगा dr1 by dt, इसको m2 बाहर आ जाएगा dr2 by dt एंड सो ऑन टिल mn drm by dt। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब क्या dr by dt, क्या dr by dt वेलोसिटी होता है? ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका था? सेंटर ऑफ मास का। तो इसको जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी किसकी मिलेगी? सेंटर ऑफ मास की। तो एम वी सी एम इज इक्वल टू, सिमिलरली डी आर वन बाई डी टी क्या देगा आपको? V1, डी आर टू बाई डी टी क्या देगा? V2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया? हमको मिल गया दैट एम वी सी एम इज इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2 टिल mn Vn। इज दिस क्लियर? अब क्या कर रहे हैं हम? वापस से LHS और RHS को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखो क्या होगा,
एम वापस से कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इधर मास तो कहीं लूज हो नहीं रहा, तो मास कांस्टेंट, अंदर क्या हो जाएगा डी वी सी एम अपॉन डी टी, सिमिलरली एम डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू बाई डी टी टिल एम एन डी वी एन बाई डी टी। ठीक है, कुछ नहीं किया, वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब क्या डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन देता है, आपको डी आर बाई डी टी देता था वेलोसिटी एंड डी वी बाई डी टी देता है एक्सेलरेशन, ये सब आना चाहिए। ठीक है, सो डी वी सी एम बाई डी टी, जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टाइम से तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और किस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का। सो एम ए सी एम इज इक्वल्स टू एम वन, इसकी जगह ए वन आ जाएगा, इसकी जगह ए टू आ जाएगा, इसकी जगह ए एन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या आपका दिस विल बी एम ए सी एम, एम ए वन को आप एफ वन लिख सकते हो, एम टू ए टू को एफ टू लिख सकते हो, इसको एफ एन लिख सकते हो। एफ वन क्या है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ए वन। ठीक है, ये क्या है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल टू, दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल थ्री। ठीक है, अब ध्यान रहे कि ये जो फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ F1, F2, F3, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ये सारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या फोर्स कोई इंटरनली नहीं लग रही होगी ऑब्जेक्ट ए पर या ऑब्जेक्ट वन पर, ऑब्जेक्ट टू पर इंटरनली फोर्सेस नहीं लग रही होंगी, ऑफकोर्स लग रही होंगी, बट वो क्या होगा, जो अंदर फोर्सेस लगती हैं वो क्या कर जाती हैं, कैंसिल आउट कर जाती हैं, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसलिए व्हेन आई एम राइटिंग द टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल वन, इसका मतलब है ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो किसी की वजह से कैंसिल हो ही जा रही होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आ गया, एम ए सी एम इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू टिल एफ एन। ओके, और हमें पता है कि ये चीज़ तो एफ नेट के इक्वल होती है, ये चीज़ एफ नेट के इक्वल होती है, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हम सेंटर ऑफ मास की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने बोला कि सारी जो फोर्सेस होंगी इट विल बी इक्वल टू एम ए सी एम। अब हम बोल रहे हैं if net external force acting on a system is zero, then velocity of center of mass and linear momentum of a center of mass is constant। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तब जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी और उसका लीनियर मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। डू यू गेट मी? रिपीट करते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी एंड उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वील प्रूव दिस। देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया दैट एफ नेट, अगर मैं बोलूँ तो वी कैन राइट इट एज एम ए सी एम। ओके, तो एफ नेट क्या हो गया, एम ए सी एम को क्या मैं डी वी सी एम अपॉन डी टी लिख सकती हूँ। पहले हमने डी वी बाई डी टी को एक्सेलरेशन लिखा था, अब हम एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन गिवन है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, और ये एफ नेट क्या था, दिस वाज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो एफ नेट अगर जीरो हो गया, इसका मतलब एम डी वी सी एम बाई डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, एम डी वी सी एम बाई डी टी जीरो हो गया। ओके, अब मुझे बताओ किसी क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन जीरो आता है तो उसका मतलब क्या है, कि वो खुद क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि डी बाई डी टी ऑफ थ्री बताओ मुझे, थ्री का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो होगा। वाई? बिकॉज थ्री इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जीरो आ रहा है मतलब वो चीज़ खुद क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर अभी हम लोगों ने क्या बोला कि एम डी वी अपॉन डी टी, डी वी सी एम अपॉन डी टी कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब या तो ये क्वांटिटी जीरो होगी या तो ये क्वांटिटी जीरो होगी। मास तो जीरो नहीं होगा, मास इज नेवर जीरो। ठीक है, तभी तो आप वो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डी वी सी एम अपॉन डी टी जीरो है। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि डी वी सी एम अपॉन डी टी जीरो है। डी वी सी एम बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि वी सी एम जो है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। वी सी एम क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अब एम भी कांस्टेंट है,
तो इससे देखो ये तो आ गया हमारे पास कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अब हमें प्रूव करना है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। तो देखो m तो हमेशा कांस्टेंट है, VCM हमने प्रूव कर दिया अभी कि कांस्टेंट है, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो भी कांस्टेंट आएगा। एंड मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या आ गया, कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ओके, तो अब इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अ न्यूक्लियस एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू पार्ट्स। द सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। दिस इज बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियस है, वो पड़े पड़े, देखो हमने बीटा डिके वगैरह पढ़ा था, ठीक है, तो न्यूक्लियस पड़े पड़े डिके कर सकता है और वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, बट वो फिर भी डिसइंटीग्रेट कर गया, फिर भी वो क्या कर गया, डिसइंटीग्रेट। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो हमें वी नीड टू मेक श्योर कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में अगर न्यूक्लियस रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा। ओके, तो जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा, ये इस तरीके से डिसइंटीग्रेट करेगा कि इसका एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो जाएगा। अभी भी जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे, वो उसी पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट पर ये पहले था। ठीक है, पहले ये इतना बड़ा कोई चीज़ थी, इसका सेंटर ऑफ मास इधर था। अब ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास अगर आप मैथमेटिकली निकालोगे, जैसे हमने पहले निकाला था कि दो चीज़ों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो बीच में आएगा, तो अभी भी वो सेम पॉइंट पर आएगा, मतलब वो मूव नहीं किया, उसकी वेलोसिटी क्या है, अभी भी जीरो ही है। Is this clear? And why is this happening? Because the net external force acting on it is zero. Okay? इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने न्यूक्लियस को रेस्ट पे लिया था। अब सपोज वो मूव कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं रेडियम का। ठीक है, अ रेडियम न्यूक्लियस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट डिकेज इनटू हीलियम एंड रेडॉन। एक रेडियम है, रेडियम का न्यूक्लियस, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है और मूव करते करते डिसइंटीग्रेट हो गया है। जब रेडियम डिसइंटीग्रेट होता है तो वो रेडॉन और हीलियम में ब्रेक होता है। ठीक है, रेडॉन एंड हीलियम है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो ब्रेक होगा तो अभी रेडियम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो जब रेडॉन और हीलियम ब्रेक होंगे, वो इस तरीके से ब्रेक होंगे कि जब अभी मैं इनका जब सेंटर ऑफ मास निकालूंगी तो वो इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि हीलियम जो है इसका मास ज़्यादा होता है तो ये एंगल भी ज़्यादा लेगा, और रेडॉन का मास कम होता है तो ये एंगल भी कम लेगा। तो जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तब क्या मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी लाइन पर है, अभी भी उसी लाइन पर है। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। बिफोर डिसइंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास वॉज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या थे इधर, रेडॉन एंड हीलियम, will continue in the same straight line which was followed by the nucleus before the decay। मतलब डिके जब नहीं हुआ था तब जो इसका सेंटर ऑफ मास जिस लाइन में था, ब्रेक इस तरीके से हुआ है कि सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी लाइन पर आएगा। दैट्स इट। ठीक है, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज जीरो। इज दिस क्लियर?